हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एपीपीएससी। मेरा नाम है डॉली और हम करंट डिस्कस कर रहे हैं जो कि है द हिंदू का डेली एनालिसिस। ठीक है, तो आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। एक शशि थरूर का आर्टिकल है और पहला जो आर्टिकल है वो आपका रहने वाला है मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में। मेंस्ट्रुअल लीव की बात करें तो आए दिन यहाँ पे इंडिया हो या बाहर की कंट्रीज हो, वहां पे डिबेट चलता रहता है कि फीमेल को जो मेंस्ट्रुअल डेज चलते हैं तो उस टाइम लीव देने की जरूरत है। तो यहाँ पे ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट के जो दो जजेस हैं उन्होंने इसको रिफ्यूज किया। उन्होंने बोला कि सरकार चाहे तो इसके ऊपर रूल्स बना सकती है, पार्लियामेंट चाहे तो इसके ऊपर रूल्स बना सकती है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया है हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो दो जजेस हैं उनकी वर्डिक्ट ने डिबेट पैदा कर दिया है, क्या मेंस्ट्रुअल डेज में लीव मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। वहीं पे अगर हम कुछ प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वहां पे मेंस्ट्रुअल डेज के लिए लीव प्रोवाइड कराई जाती है। वहीं हमारे अगर स्कूल्स, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज की बात करें तो वहां इस तरह की कोई भी लीव प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। तो आज हम पूरा टॉपिक को एनालिसिस टाइप से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे कंट्री है वहाँ टू तरीके से लोग डिवाइड हो रहे हैं। तो एक तो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे लोग इसके सपोर्ट में नहीं है। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो तो ठीक कह रहे हैं कि जब मेंस्ट्रुअल डेज चल रहे होते हैं, साइकिल चल रही होती है, तो उस टाइम पे फीमेल को बहुत पेन होता है, बॉडी ढंग से वर्कआउट नहीं कर पाती है, तो इसके लिए उनको 1 या 2 दिन की मंथली लीव मिलना चाहिए। वहीं पे एक साइड ये कहती है कि यहाँ पे जो हमारे वुमेन के प्रति एक स्टीरियोटाइप की इमेज बनी हुई है कि जैसे कि वर्क प्लेस पे जो वुमेन है वो मैन के अकॉर्डिंग वर्क कम करती हैं। ठीक है, तो ये जो इमेज है इसको कम करने की वजह से, कम करने के लिए डिकेड लग गए हैं। तो यहीं पे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने ये बोला, तो हम वही पुरानी जगह लाके खड़े कर देंगे इनको कि जब जो स्टीरियोटाइप चीजें हैं उसको खत्म करने के लिए। ठीक है, तो पूरा डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं क्या मैटर है, किस तरह से पहुंचा है। हमारे देश में भी कौन कौन से जो स्टेट हैं वो मेंस्ट्रुअल डेज के लिए लीव प्रोवाइड कराते हैं, वहीं पे फॉरेन में कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इसके लिए लीव प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए सभी लोग लास्ट से लेके एंड तक। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके मेंस के पर्पज से, और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत होते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि अगर वुमेन से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई रिफॉर्म होता है या गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई वर्डिक्ट दिया जाता है या फिर किसी तरह का ये डिबेट का मुद्दा बनता है, चाहे वो पार्लियामेंट में ही क्यों ना हो, तो ये नेशनल इशू हो जाता है। और इससे रिलेटेड चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे एपीपीएससी हो, चाहे अदर एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन मेंस में फॉर्म करता ही करता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। Mandating menstrual leave may harm women's career, says Supreme Court. Ask Union to consider farming policy. तो यहाँ पे कोर्ट ने सीधा किया है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ पे रूल्स बना सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो काइंडली यहाँ पे कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिफ्यूज कर दिया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, बेसिकली बैकग्राउंड है क्या। देखो यहाँ पे क्या था कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल फाइल करी गई थी एक पिटिशनर के द्वारा, इनका नाम नहीं दिया गया है। तो इन्होंने ये बोला था कि जब पीरियड्स डेज चल रहे हैं तो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की वुमेन हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की वुमेन हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, इवन किसी भी जॉब, किसी भी तरह की वो जॉब कर रही है, तो उनको पूरे महीने में 2 दिन की लीव देनी चाहिए। ठीक है, तो ये मामला इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो इस पिटीशन में पिटिशनर ने क्या क्या राइट किया है कि किस तरह से यहाँ पे जो लीव है वो मिलेगी वुमेन को। तो उसने बोला है कि 2 से 3 डेज, कितना, 2 से 3 डेज 2 से 3 डेज पेड
मेंस्ट्रुअल लीव एवरी मंथ, मतलब एवरी मंथ की बात कर रहे हैं। और वहीं पे दूसरी बात उसने बोला है कि यूनिफॉर्म नेशन पॉलिसी फॉर ऑल वर्क प्लेस, मतलब गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी चाहिए सारे वर्क प्लेस के लिए, स्कूल्स के लिए और कॉलेजेस के लिए। और वहीं पे एप्लीकेबिलिटी टू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज, मतलब दोनों के लिए। उसने और क्या लिखा है यहाँ पे देखो, एक्सटेंशन ऑफ द पॉलिसी टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और ये जो पॉलिसी है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है हमारे, उसमें भी लागू करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट, द पिटिशनर आर्ग्यूड दैट मेंस्ट्रुएशन पेन कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। और यहाँ पे पिटीशन ने ये भी बोला है कि जब पीरियड्स डेज चल रहे होते हैं तो वोमेन जो है उतना वर्क नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से जो उनकी वर्क की एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, क्योंकि पेन बॉडी में बहुत ज्यादा होता है। इसी की वजह से उनको 2 दिन की कम से कम छुट्टी तो मिलनी ही चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, देयरफॉर मेंस्ट्रुएशन लीव वाज फ्रेम्ड एज पब्लिक हेल्थ इश्यूज। ये भी पिटीशन ने बोला कि भाई ये पब्लिक हेल्थ इशू भी है एंड अ जेंडर जस्टिस इशू भी है एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी है, ठीक है, ये भी इशू है। तो कैसे है इसके बारे में आगे जानेंगे। अब जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस टाइम से कौन से जो जो 2 जजेस थे वो इसकी सुनवाई कर रहे थे। तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट, और याद कर लेना इनका नाम, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइम जो जजेस थे वो थे आपके, द केस वॉज हियर्ड बाय बेंच ऑफ द जजेस सूर्यकांत एंड जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। तो ये दोनों जजेस सुनवाई कर रहे थे। तो यहाँ पे बेंच ने क्या बोला, जो पिटिशनर था उसके लिए रिफ्यूज कर दिया टू इशू डायरेक्शन एंड डिस्पोज ऑफ द पीआईएल, सीधा रिजेक्ट कर दिया यहाँ पे। एंड व्हाइल सजेशन दैट द गवर्नमेंट कुड कंसीडर द इशू एट द पॉलिसी लेवल। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट देखो जाना जाता है अपने बेबाक डिसीजन के लिए। अगर कोई भी इस तरह का कोई पब्लिक इशू पहुंचता है और सरकार उसके ऊपर किसी भी तरह का डिसीजन नहीं मेक कर रही है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है। लेकिन यहाँ पे ये मेंस्ट्रुएशन डेज का इतना बड़ा मुद्दा है, तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिफ्यूज कर देता है, सूर्यकांत जी हैं वो रिफ्यूज कर देते हैं, और जो एन कोटेश्वर सिंह है। तो इसी की वजह से यहाँ पे ये डिबेट का मुद्दा बन जाता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट इशू है, इतना क्रिटिकल इशू है। तो यहाँ पे जो हमारे जजेस हैं उन्होंने इसको रिफ्यूज कर दिया, और रिफ्यूज करने के साथ साथ उन्होंने ये भी बोल दिया कि गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ पे कोई पॉलिसी बना सकती है, कोई रूल्स बना सकती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे कोर ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि मैंडेटरी मेंस्ट्रुएशन लीव कुड रिड्यूस वुमेन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब कैसे रिड्यूस करेगा, जैसे कि कहीं भी किसी इंस्टीट्यूशन में कोई वुमेन हायर होती है, तो यहाँ पे उससे उम्मीद की जाती है कि जिस तरह से मैन वर्क कर रहे हैं उसी तरह से वो वुमेन भी वर्क करे। मैन पूरे मंथ में 31st डे का मंथ है तो यहाँ 31st डेज काम कर रहे हैं, और वहीं पे 28 या 30 का है तो इतने दिनों काम करें। वहीं पर अगर हम वुमेन की बात करें तो 2 या 3 डेज का लीव ले लिया, तो यहाँ पे जो वर्क एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। जो इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है वो भी फिर वुमेन्स को हायर करने के लिए थोड़ा डिनाई ही करेंगे, क्योंकि वर्क एफिशिएंसी नहीं है। तो यहाँ पे जो ये सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इस तरह से डिसीजन दिया है, ऑलराइट। वहीं पे द कोर्ट stated that imposing compulsory menstruation leave may discourage employer from hiring women। तो देखो अभी तो वैसे भी अगर इंडिया की वुमेन की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो अभी कितने % काम कर रही है। अभी वुमेन की अगर 15 से 20% के करीब वुमेन यहाँ पे हमारे यहाँ वर्किंग है, ठीक है। अगर 15 से 20% ही अभी हमारे यहाँ वर्किंग वुमेन है, तो ये भी नहीं, फिर ये भी रिड्यूस हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, देखोगे आप सीजीआई की पिक्चर है यहाँ पे, सच प्लीज क्रिएट अ साइकोलॉजिकल इंप्रेशन अमंग वर्किंग वुमेन दैट दे आर समहाउ लेस देन मेन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी एक मैसेज जाएगा
कि जैसे अभी देखोगे आप 10 ईयर बैक जाओगे तो वहां वुमेन के बारे में क्या सोचा जाता है कि वुमेन ना मैन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर सकती। आप देखोगे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में वहां पे आपको वुमेन नहीं दिखाएंगे, भले ही हार्डली मतलब एक आध वुमेन दिख जाए। वहीं पे आप अगर कहीं और जाओगे और भी बड़ी पोस्ट पे, जैसे कि हमारे यहाँ किसी भी डीआरडीओ चले जाओ या साइंटिफिक रिसर्च सेंटर चले जाओ, तो वहां भी वुमेन देखोगे कि कितना ना के बराबर वहां पे वुमेन काम करती, मतलब फ्यू वुमेन, मतलब काउंटिंग में वुमेन यहाँ पे काम करती हैं। इवन जब आप एग्जाम में प्रिपेयर करते हो एग्जाम के लिए, इवन आप अपने क्लासरूम में जाते हो तो तब भी कितनी वुमेन आती हैं, ठीक है। मेन के अकॉर्डिंग तो वुमेन वहां कम ही रहती हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर वर्क प्लेस में जाओगे तो वहां तो और भी ज्यादा कम होती हैं। तो इसी की वजह से यहाँ पे जो स्टीरियोटाइप है कि भाई वुमेन कम काम करेंगी मेन से, तो ये फिर आ जाएगा लोगों के मन में। दैट्स वाई यहाँ पे जो हमारे सीजीआई हैं उन्होंने इस मैटर को रिफ्यूज कर दिया। अब देखो इकोनॉमिक रीजनिंग की अगर यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पे क्या इकोनॉमिक रीजनिंग लगाई गई, employee may perceive women as costlier employee, less available due to additional leave, पोटेंशियली लेस रिलायबल एंड हाई प्रेशर रोल। तो मतलब क्या है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि जैसे कि अब किसी भी मेल पर्सन की सैलरी 50K है, तो यहाँ पे उसे उम्मीद की जाती है कि 50K में वो बहुत ज्यादा काम करे। वहीं पे यहाँ पे जब इस तरह से हो जाएगा कि 1 या 2 दिन वुमेन अपना ऑफ करेंगे ही, तो यहाँ उसको कम सैलरी में भी हायर करेंगे। इवन हायर करने से पहले 10 बार सोचेंगे। वहीं पे आप देखोगे कि लेस अवेलेबल ड्यू टू एडिशनल लीव, तो यहाँ पे एक तो जो लीव मिलती है वो तो अलग ही होती है, और जो लीव यहाँ पे हर मंथ में 2 से 3 दिन की मिली है वो भी तो ऐड होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वर्क भी कम कर रही है और एक इंस्टीट्यूशन उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा भी दे रहा है, तो नहीं हायर करेगा, ठीक है। ये चिंता है सुप्रीम कोर्ट की। एंड देखो पोटेंशियली लेस रिलायबल एंड हाई प्रेशर रोल, तो जो भी हाई प्रेशर रोल है उसके लिए क्या होगा कि वुमेन को हायर नहीं करेंगे। क्या है कि 2-3 दिन के बीच में ये छुट्टी कर लेंगे, तो इसकी वजह से जो वर्क है वो थोड़ा पेंडिंग हो जाएगा या उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये सब जो सिचुएशन है वो आने वाले टाइम में फेस करने को मिल सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को। सो दिस इज द मेन रीजन कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको ध्यान में रखा और डायरेक्ट क्लियर बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी की वजह से ये डिबेट का पूरे हमारे देश में मुद्दा बन गया। अब देखो दिस कंपनी माइट बी, ये कंपनियां क्या क्या कर सकती हैं इसके बारे में देखेंगे। प्रिफर हायरिंग मैन, कि जितनी भी अभी 15 से 20% वुमेन को हायर करते थे अब उसको भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे कि अब वो प्रिफर करेंगे कि भाई मैन को ये हायर कर लो कि वो ज्यादा से ज्यादा काम करेगा। एंड असाइन फ्यूअर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वुमेन, तो जो भी इंपॉर्टेंट काम है जो वुमेन को असाइन किए जाते थे अब वो उनको असाइन नहीं किए जाएंगे। किसको असाइन किए जाएंगे, मैन को असाइन किए जाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में बैठा है कि 2-3 दिन की छुट्टी तो ये लेंगे ही लेंगे, है ना। एंड avoid women in critical role, ये भी है। The court summarized this risk by stating if mandatory leave is imposed, nobody will hire women. So सुप्रीम कोर्ट ने जब जैसे ही बोला, जिस तरह ये कंडीशन दी कि किस तरह से उनकी हायरिंग जो है वो रुक जाएगी, वुमेन को जितना अच्छा काम मिलना चाहिए उतना अच्छा नहीं मिलेगा, तो उन्होंने कोई यहाँ पे डिसीजन नहीं दिया और साफ शब्दों में बोला कि nobody will hire women, all right, and this reflect a labor market discrimination concern, कि जो हमारा वैसे भी मार्केट में डिस्क्रिमिनेशन तो चलता ही है, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, यहाँ पे चलता है। अब वर्क प्लेस पे कैसे चलता है, यहाँ पे जो मेल होता है उसको उसकी जो सैलरी है वो फीमेल से ज्यादा होती है, वहीं पे फीमेल की सैलरी भले ही वो बराबर काम करती है फिर भी उसकी सैलरी यहाँ पे कम होती है, ठीक है। बहुत सारे बॉलीवुड के आप कभी जो जनरली लोग देखते हैं तो वहां पे जो एक्टर एक्ट्रेस आती हैं वो भी अपनी सैलरी बताती है कि भाई हमें जो हमारे को एक्टर हैं उनसे कम सैलरी मिलती है, इवन हाफ सैलरी में यहाँ पे काम करना पड़ता है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट अब देखो रिस्क ऑफ रीइंफोर्स जेंडर स्टीरियोटाइप, तो यहाँ पे कोर्ट ने ये भी बोला कि जेंडर स्टीरियोटाइप, तो जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब वही है कि सभी के मन में वही होगा कि 2-3 दिन की छुट्टी लेंगी, गायब हो जाएंगी, अब इतना काम करेंगी नहीं, और मेल के अकॉर्डिंग फीमेल कम काम करती है। पहले से ये स्टीरियोटाइप चीजें
बनी हुई थी, अभी थोड़ा थोड़ा इनको कम किया गया था, लेकिन अब 2-3 दिन की वैसे ही लीव दे देंगे तो फिर वही सेम सिचुएशन हो जाएगा कि भाई वुमेन को 2-3 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। नॉर्मली कहने को लोग यही तो कहेंगे बाद में, है ना। The court also warned that menstrual leave might strengthen stereotype about women being physically weaker or less capable। कि यहाँ पे पहले ही स्टीरियोटाइप है कि जो वुमेन है वो मेन से क्या है, फिजिकली लेस कैपेबल है। तो ये है, अभी भी है, ठीक है। तो ये जो थोड़ा बहुत कम हुआ है वो फिर बैक चला जाएगा 10-15 ईयर। तो इसकी वजह से कोर्ट ने सीधा बोला कि देखो हम तो रिफ्यूज कर रहे हैं, अगर कोर्ट अगर सरकार चाहे तो बना सकती है, पार्लियामेंट चाहे तो इस पे रूल्स और रेगुलेशन बना सकती है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन बना सकता है। अब देखो पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे क्या देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में देखेंगे कि वुमेन सीन एज लेस प्रोडक्टिव, ये कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। वुमेन एक्सक्लूडेड फ्रॉम लीडरशिप रोल, जैसे कि कभी किसी वुमेन को सीईओ की जो चेयर है वो असाइन कर रहे होंगे तो यहाँ पे सीधे सीधे जो मेल है वो कहेंगे कि नहीं इतना काम तो ये करती नहीं है, तो इनको सीईओ की जो रोल है वो क्यों ही देना, ठीक है। तो वो बेचारी फिर एक स्टेप डाउन चली जाएगी। नाउ नेक्स्ट, एम्प्लॉय अज्यूमिंग वुमेन रिक्वायर स्पेशल ट्रीटमेंट, कि यहाँ पे 2 दिन की छुट्टी अगर उनको मिल गई तो ऐसा फील होगा कि भाई मेल बोलेंगे कि हर महीने तुम्हें तो 2 महीने की छुट्टी मिल जाती है, हमें तो मिलती ही नहीं है ना, और फिर भी आपको हमारे बराबर पेमेंट मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये बोलचाल की लैंग्वेज में भी आ जाएगा। अब देखो सच परसेप्शन कुड अंडरमाइन डेकेड ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड वर्कप्लेस इक्वलिटी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब देखो पॉलिसी डिसीजन शुड बी मेड बाय द गवर्नमेंट, ये कोर्ट का कहना है। कोर्ट ने ये बोला कि देखो गवर्नमेंट का अपना रोल है, जुडिशरी का अपना रोल है, लेजिस्लेटिव का अपना रोल है, ठीक है। तो यहाँ पे द कोर्ट एम्फेसाइज्ड the court emphasized the principle of separation of power, क्योंकि क्या है भाई जुडिशरी की अपनी पावर है, लेजिस्लेचर की अपनी पावर है, इन सब की अपनी पावर है ना। और पब्लिक पॉलिसी डिसीजन रिक्वायर व्हाट, इकोनॉमिक असेसमेंट, लेबर मार्केट एनालिसिस एंड कंसल्टेशन विद एम्प्लॉयज एंड कंसल्टेशन विद वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्थ केयर इनपुट। ऑलराइट, आई होप सभी को ये सेगमेंट समझ में आया होगा। ये नेशनल डिबेट का अभी मुद्दा बना हुआ है, इस पे मुद्दा चल रहा है। पूरी कंट्री 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है, एक फेवर में है और एक फेवर में नहीं है, ठीक है। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ therefore the court stated that parliament or the executive should assign, किसकी बात कर रही है कि पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट और द एग्जीक्यूटिव शुड डिजाइन सच पॉलिसी नॉट द जुडिशरी, कि भाई हमारा रोल अलग है, पार्लियामेंट बनाए या फिर एग्जीक्यूटिव बनाए। ऑलराइट, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन डायमेंशंस देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या डायमेंशन है, द मेंस्ट्रुअल लीव डिबेट इंटरसेक्स विद सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। तो कौन कौन से जो हमारे आर्टिकल हैं यहाँ पे रिलेट होते हैं उसके बारे में जानेंगे। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, यहाँ पे आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के सामने सभी लोग इक्वल हैं, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मैन हो। लेकिन यहीं पे जो पिटिशनर है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि टू इंटरप्रिटेशंस एग्जिस्ट, सपोर्टर ऑफ मेंस्ट्रुअल लीव आर्ग्यूड, ये क्या कह रहे हैं कि ये तो बात ठीक है भाई, आर्टिकल 14 हमें राइट तो देता है कि सभी लोग इक्वल हैं लॉ के सामने, बट फिर भी जब सपोर्टर हैं वो उनका देखो, वुमेन फेस बायोलॉजिकल रियलिटीज दैट मैन डू नॉट एंड दस डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इज जस्टिफाइड। जो सपोर्टर हैं वो बोलते हैं कि जब पीरियड्स डेज चल रहे हैं तो बॉडी में क्रैम्प आते हैं, वुमेन्स की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो वर्क प्लेस पे जाएं, उस टाइम उनको एक सेफ टाइप की सेफ्टी की नीड होती है। तो इसकी वजह से अगर उनको 2-3 दिन की छुट्टी मिल जाएगी तो क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसमें
इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। अब देखो क्या है, द प्रिंसिपल इज कॉल्ड सब्सटेंटिव इक्वालिटी, मतलब अगर जरूरत है तो दो ना, तो जो सपोर्टर है उनका ये कहना है। अब वहीं पे भाई दूसरे बंदे क्या कहते हैं, अपोनेंट क्या कहते हैं, उनका आर्गुमेंट क्या है, उनका आर्गुमेंट देखेंगे। देखो जब डिबेट होता है तो वहां पे एक दोनों तरफ के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे स्पेशल लीव कुड क्रिएट स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन, तो यहाँ पे इनका भी कहना सही है कि अगर वुमेन को 2-3 दिन की छुट्टी मिल जाएगी तो हमारी सोसाइटी वैसे ही स्टीरियोटाइप है, तो यहाँ पे मेल कहेंगे कि भाई इनको 2 दिन का एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट मिल रहा है, इनकी तो महीने में 2 से 3 दिन की इनकी छुट्टी हो जा रही है, ठीक है। वहीं पे एम्प्लॉय मे अवॉइड हायरिंग वुमेन टू रिड्यूस। अब जो लोग हैं वो भी ये बात बोल रहे हैं कि हो सकता है कि जो इंस्टीट्यूशन है और जो कंपनीज हैं वो वुमेन को हायर ना करें। तो ये जो बात है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जो सूर्यकांत हमारे जजेस हैं, दोनों बेंच पे बैठे हुए हैं, तो उनने जो बोला है वही जो अपोनेंट है वो भी वही बात बोल रहे हैं। दस द लॉ माइट आयनिकली हार्म इक्वालिटी, तो ये बोला है कि भैया जो आर्टिकल 14 कहता है तो उसको हार्म करेगा कि लॉ के सामने सभी इक्वल हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब देखो आर्टिकल 15(3) स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन और चिल्ड्रन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आर्टिकल की 14 क्या कहता है, आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 21 क्या कहता है, और यहाँ पे जो रिलीजन से रिलेटेड वो आर्टिकल कौन से हैं, आर्टिकल 32 क्या कहता है, चिल्ड्रन के लिए आर्टिकल क्या है, वुमेन के लिए आर्टिकल क्या है। तो ये सारे आर्टिकल आपको एकदम मगअप होने चाहिए, मतलब आर्टिकल 1 to 50 के करीब आपको सारे आर्टिकल मगअप होने चाहिए। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, अब द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द स्टेट टू क्रिएट, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है स्टेट को टू क्रिएट प्रोटेक्टिव लॉ फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। स्टेट चाहे तो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए लॉ बना सकता है, आर्टिकल 15(3). नाउ एग्जाम्पल की बात करें, मैटरनिटी बेनिफिट्स दे सकता है, वर्क प्लेस सेफ्टी लॉ बना सकता है, रिजर्वेशन इन लोकल गवर्नेंस इसमें भी दे सकते हैं। नाउ menstruation leave advocates argue that such leave falls within article 15(3). ओके, तो ये आर्टिकल 15(3) में स्टेट की बात की गई है कि स्टेट जो है अपने अकॉर्डिंग लॉ बना सकता है वुमेन के लिए एंड चिल्ड्रन के लिए। नाउ अब देखो यहाँ पे आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ डिग्निटी। ऑलराइट, तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ इज आल्सो कनेक्टेड विद बॉडली डिग्निटी एंड हेल्थ राइट। तो यहाँ पे जब वुमेन पेनफुल कंडीशन में होती हैं, क्रैम्प्स होते हैं, चला नहीं जाता है और मूड स्विंग होते, तो उस टाइम पे अगर 2 या 3 दिन की छुट्टी मिल जाएगी तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। तो आर्टिकल 21 हमारा यही तो बोल रहा है कि राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। ऑलराइट, वहीं पे मैंने अभी बताया कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन कैन अफेक्ट व्हाट फिजिकल वेलबीइंग एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। देखो जब पीरियड्स डे चल रहे होते हैं तो वुमेन के जो मूड स्विंग है बहुत ज्यादा होते हैं। रीजन क्या है कि बहुत पेन होता है, क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं, तो जो हेल्थ कंडीशन है वो सही नहीं होती है, ठीक है। वहीं पे वर्क प्लेस डिग्निटी की बात, द सम आर्ग्यू मेंस्ट्रुअल लीव इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन। नाउ एग्जिस्टिंग मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसीज इन इंडिया क्या क्या है। इंडिया करंटली हैज नो पॉलिसी, मतलब कोई भी पॉलिसी नहीं है हमारे यहाँ नेशनल इंस्ट्रूमेशन लीव की। हाउएवर जो हमारे कुछ स्टेट है उसने कुछ पॉलिसी बना रखी है, अभी हम वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे। सब स्टेट गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन हैव इंट्रोड्यूस पॉलिसीज, एंड कौन कौन से स्टेट हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम बिहार की बात करेंगे। बिहार में बहुत पुराना है, वेरी ओल्ड, 1992 से ही पॉलिसी बनाई गई है। क्या है पॉलिसी, बिहार हैज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी। गवर्नमेंट क्या करती है, फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर अलाउड 2 days स्पेशल लीव पर मंथ। याद रखना 1992 से बिहार में ऑलरेडी वर्क हो रहा है, जिसकी डिमांड अब चल रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिफ्यूज कर दिया है, ठीक है। दिस पॉलिसी हैज एग्जिस्टेड फॉर मोर देन 3 decades। ऑलराइट, इसके अलावा बिहार के अलावा हमारे कुछ और भी स्टेट है जिन्होंने बना के रखा है। जो केरला है उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज में मेंस्ट्रुअल लीव का
बना रखा है। जैसे सेवरल यूनिवर्सिटी इन केरला अलाउ मेंस्ट्रुअल लीव फॉर फीमेल स्टूडेंट एंड एडिशनल अटेंडेंस रिलैक्सेशन। जैसे किसी इंस्टीट्यूशन में बच्चों को पास होने के लिए 70% 80% अटेंडेंस की जरूरत होती है, तो यहाँ पे केरला के कुछ यूनिवर्सिटी से वहां लॉ बना के रखा है कि यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन जो लीव है वो स्टूडेंट को काउंट करके यहाँ पे उनका जो अटेंडेंस है वो बनाया जाएगा या उसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट अब देखो कॉर्पोरेट सेक्टर की हम बात करें तो वहां भी कुछ कुछ जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, कंपनीज हैं, उन्होंने भी यहाँ पे जॉब में मेंस्ट्रुएशन लीव को मेंशन कर रखा है, दिया हुआ है। अब इसमें कौन कौन सी कंपनीज हैं, जैसे कि आप जोमेटो की बात करो, जोमेटो जो डिलीवरी कंपनी है, स्विगी की बात करो जो ये भी डिलीवरी कंपनी है, वहीं पे बाईजूस की बात करो तो ये एजुकेशनल कंपनीज और बहुत सारे लोगों को ये फंडिंग देती है। तो इन्होंने भी अपने यहाँ मेंस्ट्रुअल डेज लीव प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, नाउ अब इम्पोर्टेंट, अभी तो हमने अपने इंडिया की बात करी, इंडिया में हमने बिहार की बात करी कि बिहार में 3 डिकेड हो गया, 1992 से चल रहा है। वहीं पे केरला की कुछ यूनिवर्सिटीज ने इसमें अटेंडेंस में रिलैक्सेशन दिया है। वहीं पे कुछ हमारी जो कंपनीज हैं, बाईजूस हो गया, जोमेटो, स्विगी, उन्होंने भी अपना रिलैक्सेशन रखा हुआ है करके। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पूरा हमारा जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्रीज ने इसको मेंशन किया है, कौन कौन सी कंट्री जो मेंस्ट्रुअल लीव है उसको प्रोवाइड कराती है। ऑलराइट, अब देखो मैनी कंट्रीज हैव एक्सपेरिमेंटल विद द मेंस्ट्रुअल लीव लाइक जापान। जापान में क्या है, जापान इंट्रोड्यूस मेंस्ट्रुअल लीव इन 1947। कब, 1947। और हमारे यहाँ अभी भी इस बात पे क्या चल रहा है, डिबेट चल रहा है। वुमेन कैन रिक्वेस्ट लीव, देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात करी गई है, रिक्वेस्ट लीव, एम्प्लॉयर आर नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड टू पे। ऑलराइट, now however studies show very few women actually use it because of workplace stigma। देखो जापान में क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग काम करते हैं, जो वुमेन है वो भी यूज टू होती हैं ऑफिस जाने के लिए, इसलिए वहां पे रिलैक्सेशन है कि आप लीव ले सकते हो, लेकिन फिर भी वहां कम से कम वुमेन जो है वो मेंस्ट्रुअल डेज के लिए लीव लेती है, वो उनकी बाय चॉइस है। ठीक है, वो गवर्नमेंट ने नहीं बोला है कि भाई हम आपको नहीं देंगे, बल्कि वहां पे 1947 से चला आ रहा है। अब हम साउथ कोरिया की बात करेंगे कि बहुत ही डेवलप्ड नेशन है, जापान भी डेवलप्ड नेशन है। यहाँ का क्या केस है, वुमेन रिसीव 1 डे मेंस्ट्रुअल लीव पर मंथ, मतलब हर महीने में एक दिन की यहाँ पे इनको छुट्टी मिल जाएगी। इफ अनयूज्ड एम्प्लॉय रिसीव एक्स्ट्रा पे, अगर यहाँ पे वुमेन ने 1 डे की मंथली छुट्टी नहीं ली तो उनको उसके बदले एक्स्ट्रा पे मिलेगा। इंपॉर्टेंट, और हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ डिबेट चल रहा है। अब स्पेन की बात करें तो इन 2023 स्पेन बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू अलाउ मेडिकल मेंस्ट्रुएशन लीव फीचर्स। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, यूरोप का भी है, फर्स्ट भी है। ठीक है, तो ये याद रखना। नाउ नेक्स्ट, अब देखो लीव ग्रांटेड विद मेडिकल सर्टिफिकेशन फुली पेड बाय द सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। अब जाम्बिया की बात करेंगे। ठीक है, जाम्बिया इंट्रोड्यूस मदर्स डे लीव, जाम्बिया इंट्रोड्यूस मदर्स डे लीव एंड 1 डे लीव पर मंथ, यहाँ भी मिलता है, साउथ कोरिया में भी मिलता है। साउथ कोरिया में अगर नहीं ले रहे हैं तो उसके बदले में उनको मनी मिलती है। नो मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, जबकि अगर आप बात करें तो यूरोप में क्या है, जो भी हमने पढ़ा था, स्पेन में यहाँ मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर है। अब देखो हमारे यहाँ अगर बोला जाए कि जो लड़की है पीरियड्स डेज में अगर है तो उसको मंदिरों में जाने से मना है, स्टीरियोटाइप कंडीशन है, उसको पूजा पाठ करने के लिए मना होता है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे हमारे यहाँ अभी भी चल रही हैं। ठीक है, यहीं पे आप देखोगे वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेंट कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो डिबेट इज पार्टिकुलरली रिलीवेंट बिकॉज, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों रिलीवेंट है, रीजन इज दिस कि द डिबेट इज पर्टिकुलरली रिलीवेंट बिकॉज फीमेल लेबर पार्टिसिपेट in India is very low, very low according to the labor survey। ठीक है, कितनी फीमेल है, 30 से 40%। और अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो मात्र 20% के करीब जो वुमेन है 15 to 20 वो यहाँ पे वर्क करती हैं। और अगर यहाँ पे इनके वेजेस की बात करें तो मेल के अकॉर्डिंग जो फीमेल है उनको वेजेस कम मिलता है। ठीक है,
तो आई होप सभी को समझ में आया होगा. नाउ नेक्स्ट. Many economies worry that additional regulatory burdens could worsen hiring bias. अब देखो ब्रॉडर जेंडर पॉलिसीज इश्यूज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझेंगे. ये पूरा एक मैं कंप्लीट करके एक आर्टिकल लेके आई थी जिससे आपको स्टार्ट से लेके एंड तक एकदम समझ में आए कि बेसिकली चल क्या रहा है, किस तरह का डिबेट चल रहा है, जो लोग टू टाइप से डिवाइड हो गए हैं उनका क्या कहना है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल्स हैं वो क्या कहते हैं, इंडिया में कौन सा स्टेट है, अगर हम फॉरेन की बात करें तो कौन कौन सी जो कंट्रीज हैं मेंस्ट्रुअल डेज में लीव प्रोवाइड कराती हैं. ठीक है, तो आई होप सबको याद रहेगा. वहीं पे द मेंस्ट्रुअल लीव डिबेट इज पार्ट ऑफ a large discussion on gender sensitive workplace and other related policies include what maternity leave, इस पे भी बहुत डिबेट चला था. ठीक है, वर्क प्लेस चिल्ड्रन फैसिलिटीज भी होनी चाहिए जो कि हमारे यहाँ नहीं है, कहीं कहीं है बाकी नहीं है. फ्लेक्सिबिलिटी वर्क पॉलिसीज, देखो गवर्नमेंट काम तो बहुत करती है, बहुत सारी पॉलिसीज लेके आती है, लेकिन असली बात है अभी भी ओरिजिनल अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो ये वर्क प्लेस चिल्ड्रन फैसिलिटीज है ये भी नहीं है. मैटरनिटी लीव है, ये गवर्नमेंट में तो दिखता है लेकिन प्राइवेट में नहीं दिखता. वहीं पे मेंस्ट्रुअल हाइजीन सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है. जैसे ही जो गर्ल्स हैं उनको पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो वो अपने स्कूल नहीं जाती हैं. रीजन क्या है कि जो स्कूल के टॉयलेट्स होते हैं वो अनहाइजेनिक होते हैं और भी ज्यादा वहां पे डिसीज होने के चांसेस होते हैं. तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि जैसे ही लड़की को पीरियड शुरू होते हैं वो स्कूल जाना बंद करवा देते हैं. जैसे नॉर्थ इंडिया में तो ये बहुत ही चलता है. ठीक है, साउथ इंडिया में इसके लिए एक फेस्टिवल मनाया जाता है कि जब उनके घर में किसी बेटी को पीरियड्स होते हैं तो वो उनके यहाँ प्रॉपर तरीके से उसका वेलकम करते हैं, उसको सजाते हैं और उस दिन घरों में एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता है साउथ इंडिया में. और वहीं पर अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वो बिल्कुल अपोजिट ही है. ठीक है, नाउ मेंस्ट्रुअल हाइजीन सपोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत गंभीर मुद्दा बना हुआ है. सम एक्सपर्ट सजेस्ट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ मैंडेटरी लीव. नाउ नेक्स्ट. अब देखो एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कि जैसे कि अगर मॉर्निंग में नहीं आ पाए तो वो शाम को कवर कर लिया जाए, अगर नहीं भी छुट्टी दे रहे हो. लेकिन ये भी नहीं है अगर 9 बजे आना है तो 6 बजे जाना है. वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन होना चाहिए, ये भी कंपनीज नहीं करवाती कि भाई आपको ऑफिस आना ही है, आना है, ना तो छुट्टी देंगे ऑफिस भी बुलाएंगे. पेड सिक लीव यूजेबल फॉर मेंस्ट्रुअल पेन, अगर यहाँ पे बोल भी दिया जाए ऑफिस में कि भाई पेन हो रहा है हमें लीव चाहिए तो यहाँ पे क्या बोलते कि नहीं नहीं काम बहुत है आप ऑफिस आइए. ठीक है, तो अब वुमेन क्या करें, नहीं तो आपकी सैलरी कट हो जाएगी. इस तरह 2 दिन की सैलरी हर महीने कट हो जाएगी. तो इसलिए वुमेन ना चाहते हुए भी यहाँ पे ऑफिस जाती हैं. बेटर वर्क प्लेस सैनिटेशन फैसिलिटीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर फीमेल कहीं पे वर्क कर रही हैं तो वहां के मेक श्योर किया जाना चाहिए कि जो वॉशरूम है वो क्लीन हो, अनहाइजेनिक ना हो, जिससे किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है वो ना फैले. ऑलराइट, अब देखो व्हाट द कोर्ट एक्चुअली डिसाइड. नाउ द कोर्ट डिड नॉट रूल अगेंस्ट मेंस्ट्रुअल लीव, ये ध्यान में रखना कि कोर्ट ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला कि भाई हम इसके अगेंस्ट हैं. लेकिन क्या है कि हम अपने सुप्रीम कोर्ट की तरफ एकदम आई ओपन करके बैठे रहेंगे कि अब किसी के ऊपर हमें कोई फेथ नहीं रहा, गवर्नमेंट के ऊपर हमें कोई फेथ नहीं रहा. अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में डिसीजन लेगी ही लेगी. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किसके लिए, लोगों के लिए ही बना हुआ है, पीपल के लिए ही है. लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट अगेंस्ट मेंस्ट्रुअल लीव, बट इन्होंने ये बोला है कि अगर ऐसा बोल करेंगे तो जो स्टीरियोटाइप चीजें बनी हुई हैं वुमेन के लिए वो एज इट इज 10 to 15 ईयर फिर बैक चली जाएंगी और वुमेन को वर्क प्लेस पे लोग हायर नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सही बात है, कोई गलत बात नहीं है. लेकिन यहाँ पे जब इतनी सारी कंट्रीज रूल्स बना चुकी हैं और यहाँ पे हमारे देश के 2 स्टेट भी जैसे केरला होगा, बिहार हो गया, इन्होंने भी रूल्स बना लिए तो सुप्रीम कोर्ट को इस पे डिसीजन देना चाहिए. ठीक है, इससे स्टे अवे नहीं होना चाहिए. इंस्टेड इट हेल्ड दैट courts cannot impose such policies. The issues requires legislative and policy debate. Thus the petition was disposed of without direction. तो यहाँ पे जो भी पिटिशनर ने पिटिशन डाली थी वहां पे काइंड से ये रिफ्यूज हो जाती है. सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं देखते, बस बोल देते कि भाई नहीं, अगर
पार्लियामेंट चाहे, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस पे रूल बनाए, आई एम आउट ऑफ इट, ठीक है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और उन्होंने बाकायदा एक एक्सप्लेनेशन भी दी, रीजन क्या है डिनाई करने का। नाउ पॉसिबल फ्यूचर डेवलपमेंट द इशू में मूव टू, अब क्या है, हो सकता है कि ये डिबेट लगातार चला आ रहा है, कई सालों से चला आ रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड। तो अब हो सकता है कि यहाँ पार्लियामेंट इस पे कुछ काम करे आने वाले टाइम में, ये आपको देखने को भी मिल सकता है। तो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, लेबर मिनिस्ट्री कंसल्टेशन एंड कॉर्पोरेट एचआर रिफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेट लेवल पॉलिसीज भी यहाँ पे बनाई जाने की जरूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो क्या है नाउ, इंडिया could eventually adopt a voluntary or flexible menstrual leave model rather than mandatory। देखो यहाँ पे एक चीज बड़ी अच्छी की गई कि इंडिया यहाँ पे मैंडेटरी ना करे, लेकिन क्या करे, वॉलेंटरली फ्लेक्सिबल मेंस्ट्रुअल लीव का मॉडल तो एटलीस्ट एक्सेप्ट कर ही सकती है, ठीक है। तो ये अच्छी चीज है, लेट्स सी आगे क्या होता है। सभी के अपनी अपनी राय है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा स्क्रीन पे है, which one of the following countries was among the first to introduce menstrual leave for women workers? चाइना, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो आपको याद होगा कि मैंने जापान की बात की थी, जापान 1947 में ही इस पे रूल बना दिया था, ठीक है, लीव के ऊपर। नाउ नेक्स्ट, in India, which state government approved a policy allowing menstrual leave for women government employees in 2023? आपको याद होना चाहिए एकदम, बिहार है, केरला है, राजस्थान है, तमिलनाडु है। मैंने अभी अभी करवाया है कि बिहार है, 23 नहीं है, ठीक है, बिहार का है 1993 समथिंग कुछ है, ठीक है। अब देखो, which of the following statement about menstrual leave is correct? करेक्ट बताना है, क्या है करेक्ट इसका। इट इज लीगली मैंडेटेड अक्रॉस द सेक्टर इन इंडिया, सम प्राइवेट कंपनीज वॉलंटरली प्रोवाइड मेंस्ट्रुअल लीव। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ये आपके एपीपीएससी और यूपीएससी टाइप का फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन और टू, नाइदर वन और टू। तो इसका जो है कि टू ओनली, तो इसमें टू में क्या है, इट लीगली मैंडेटेड। अगर लीगली मैंडेटेड हो जाता तो सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट आती ही नहीं, इतना बड़ा डिबेट होता ही नहीं। तो सीधे सीधे यहाँ पे ये जो पहला वाला है यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, ठीक है। कि यहाँ पे लीगली जो वर्ड है, आप देखो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो वहां पे एक छोटी सी की होती है, उसको ध्यान में रखो। तो यहाँ पे लीगली है, बस आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो जो पहला ऑप्शन है सीधा सीधा यहाँ आपका एलिमिनेट हो जाता है। वहीं पे सम प्राइवेट सेक्टर, जैसे कि मैंने अभी बताया था, प्राइवेट में स्विगी हो गया, आपका बाइजू हो गया, जोमेटो हो गया, ठीक है, ये लोग दे रहे हैं, बाकी और भी दे रहे हैं। दैट्स व्हाई द बी इज द आंसर, सिर्फ सेकंड वाला ठीक है। चलो, नाउ नेक्स्ट, which of the following organization frequently advocate menstrual health awareness globally? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे, यूनिसेफ। अब यूनिसेफ से आपको एकदम याद आना चाहिए कि प्रियंका चोपड़ा इसकी ब्रांड एम्बेसडर है, मतलब थीम। नाउ नेक्स्ट, तो ये तो आपका पूरा टॉपिक था कि यहाँ पे अब देखेंगे कि ये जो केस है वो पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट फिर गवर्नमेंट इस पे फैसला लेगी कि क्या मेंस्ट्रुअल लीव देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। अभी ये डिबेट का मुद्दा है, क्योंकि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको रिफ्यूज किया गया है, ठीक है, कि भाई ये हमारा काम नहीं है, ये सरकार चाहे तो बना सकती है। और उन्होंने प्रॉपर रीजन देके इसको रिफ्यूज किया है कि वुमेन की जो हायरिंग है जॉब में वो होनी अब कम हो जाएगी। ऑलराइट, तो आई होप सभी को अंडरस्टैंड किया होगा, कुछ जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो भी अंडरस्टैंड किए होंगे। अब ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है और ये शशि थरूर के द्वारा राइट किया गया है और आपके ये द हिंदू का आर्टिकल है। एक स्टूडेंट मेरे को मिला था, उन्होंने बोला था कि मैम अरुणाचल में द हिंदू नहीं आता है, इसलिए मैं इस सेगमेंट को लेके आई हूँ जिससे आपके जो मेंस का एनालिसिस है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है वो क्या कहता है, द फेट ऑफ द वॉशिंगटन कंसेंसन वंस टालिस्मैन। तो बेसिकली है क्या, और शशि थरूर ने ऐसा क्या कह दिया कि इस पे एडिटोरियल बना दिया है द हिंदू ने। आप देखो, देखते हैं, आपको ये इतना तो दिख रहा होगा, बाकी अगर ये नहीं भी दिख रहा है, विजिबल नहीं है, तो कोई बात नहीं,
इसका हम अलग से एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, नाउ नेक्स्ट आप देखो, वॉशिंगटन कंसेंसस बेसिकली था क्या। तो ये आया था 1989 में। इसने कुछ अपने पॉइंट दिए थे और किसको चलाने के लिए दिए थे, जो डेवलपिंग कंट्रीज थी। तो डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया की भी हालत 1990 के पहले खराब थी, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियली वॉशिंगटन कंसेंसस 1989, जॉन विलियमसन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए यहाँ पे ये रूल्स और रेगुलेशन आएंगे कि आइडिया देंगे कि डेवलपिंग नेशन है वो अपनी जो इकोनॉमी है वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे खुद को डेवलप बना सकते हैं, ठीक है। अब उनको सपोर्ट कौन कौन कर रहा था भाई, तो यहाँ पे देखोगे मार्केट लेड रिफॉर्म पैकेज था कि भाई मार्केट को ये अपना अच्छा करेंगे, जो डेवलपिंग नेशन है वो मार्केट लेड रिफॉर्म पैकेज, इनिशियली कॉल्ड अ टेलिस्मैन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का इमेज का सॉल्यूशन। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखो आइडिया क्या था, ट्रेड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड डीरेगुलेशन। तो हमारी भी 1990 के पहले जो इकोनॉमी थी वो क्लोज थी, और क्लोज का मतलब ये है कि हम बाहर की कंट्रीज के साथ कोई ट्रेड नहीं करते थे, इस तरह से। और वहीं पे क्या हुआ, 1991 में हमने क्या किया, एलपीजी हम लेके आए, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन देखा किया हमने। अब देखो यहाँ पे प्रमोटेड बाय, जो ये आया था वॉशिंगटन कंसेंसस 1989 में जॉन विलियमसन, इसको प्रमोट किसने किया था, ये आपकी जो आईएमएफ बैठी है इन्होंने किया था, वर्ल्ड बैंक बैठी है इन्होंने किया था, यूएस ट्रेजरी, इन सब ने किया था सपोर्ट। अब देखो उस टाइम जब ये आया था, क्या ये आज की डेट में रिलीवेंट है, वॉशिंगटन कंसेंसस। यही शशि थरूर ने कहा है कि चलो उस टाइम क्या था कि बहुत सारी जो कंट्रीज थी वो डेवलपिंग नेशन थी और वो डेवलप्ड की तरह बढ़ रही थी, इवन नहीं भी बढ़ रही थी, फिर भी वो अपनी जो इकोनॉमी है उसको बेटर करने की कोशिश कर रही थी। तो अब क्या ये रिलीवेंट है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखो क्या है कि अब हम 5G की तरफ चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है, ट्रेड सही हो रहा है, हर तरीके से अब चीजें अलग हो गई हैं, ठीक है। तो इसलिए अब इसका कोई रिलीवेंट नहीं है। और आप देखोगे कि आईएमएफ ने भी कुछ नहीं चेंज किया, जब ये फॉर्म हुआ था तब से लेके आज तक एज इट इज ही वर्क कर रहा है, एज इट इज ही इसके मेंबर है, कोई फॉर्मेशन नहीं है। तो आज के टाइम में क्या रिलीवेंट आईएमएफ का भी है, नहीं रह गया है। वहीं पे आप वर्ल्ड बैंक की बात करो, चाहे आईएमएफ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे यूएस ट्रेजरी हो, इसमें सब किसकी बातें मानी जाती हैं, सब वेस्टर्न नेशन की बातें मानी जाती है। वेस्टर्न नेशन में कौन नेशन इंपॉर्टेंट है, यूएस की। और यूएस की बात करें तो आज किसकी बात हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो इन सारी जो है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे आईएमएफ हो, चाहे यूएस ट्रेजरी, तो उनका अपना ही है। इसमें कुछ भी हो रहा हो चेंजेस, वो जो डोनाल्ड ट्रंप करेंगे वही होगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट। तो शशि थरूर का यही कहना है कि जो वॉशिंगटन कंसेंसस आया था, अब इसके जो कोर प्रिंसिपल थे कितने थे, 10 थे। इसने क्या किया, जो डेवलपिंग नेशन को अपनी जो इकोनॉमी है सही करने के लिए क्या क्या बोला था, कौन कौन से पॉइंट किए थे, और इन पॉइंट्स को किस किस ने प्रमोट किया था, आईएमएफ हो गया, यूएस ट्रेजरी हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सब ने किया था। फिजिकल डिसिप्लिन की बात की गई, टैक्स रिफॉर्म की बात की गई कि भाई आप टैक्स रिफॉर्म करिए, तो जिससे क्या है कि जो फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो आएंगे, किसी भी कंट्री में आएंगे। नेक्स्ट, ट्रेड लिबरलाइजेशन करिए कि भाई आप दूसरी कंट्रीज में भी जाके ट्रेड करिए, डाइवर्सिफाई करिए अपने मार्केट को, अपने मार्केट की इकोनॉमी को ओपन करिए, ठीक है। वहीं पे प्राइवेटाइजेशन करिए, जो कंपनियां हैं उनको बुलाइए अपने यहाँ, एंड डीरेगुलेशन करिए कि जो रूल्स और रेगुलेशन इतने टफ बना के रखे हैं, इतने हार्ड बना के रखे हैं, उनको भी थोड़ा लिबरल करिए। जिससे क्या होगा कि जो फॉरेन की कंपनीज जब आएंगी किसी भी कंट्री में, और जब रूल्स और रेगुलेशन इजी पास हो जाते हैं, तो कंपनी भी इन्वेस्ट करती है, उनको भी लगता है कि ज्यादा झंझट है नहीं, तो आराम से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ठीक है।
वहीं पे देखो कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज रेट होना चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ओपननेस होनी चाहिए, सिक्योर प्रॉपर्टी राइट होनी चाहिए। भाई अगर किसी की 100 एकड़ जमीन पड़ी हुई है तो वो सिक्योर होनी चाहिए, कहीं कोई दूसरा आकर उसके ऊपर कब्जा नहीं करे। जैसे कि फॉरेन कंपनी आई, उसने यहाँ पे किसी भी तरह की लैंड को ऑक्युपाइड किया, परचेज किया, पता चले किसी दूसरे बंदे ने उसको ऑक्युपाइड कर लिया, ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए। एंड सिक्योर प्रॉपर्टी राइट्स, जिसके जो प्रॉपर्टी है उसके जो राइट्स है वो सिक्योर होने चाहिए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन, जो भी इंटरेस्ट रेट है वो भी सही होने चाहिए जिससे लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है। आप देखो पब्लिक एक्सपेंडिचर रिफॉर्म, देखो अब शशि थरूर का कहना ये था कि 1990 के पहले तो ठीक था, जब ये वॉशिंगटन कंसेंसन आया था तब तो ये सारी चीजें ठीक थी, रिलीवेंट थी, सब बढ़िया था, लेकिन आज 2026 में ये सारी चीजें रिलीवेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, UN है, इन सबको भी मॉडिफाई करने की खुद को जरूरत है, ठीक है। अब आगे हुआ क्या, ये एक्स्ट्रा था। अब देखो यहाँ पे क्या है, ग्लोबल एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो सक्सेस स्टोरीज, देखो जब ये हुआ था, जब ये 10 पॉइंट्स दिए गए थे, जिन जिन कंट्रीज ने इसको अलाउ किया था, भारत ने भी माना था। 1991 के बाद हमने भी अपने कुछ रिफॉर्म किए थे, हमने भी अपनी इकोनॉमी को जो क्लोज थी उसको ओपन किया था, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो फायदा हुआ था वो किस किस को हुआ, जैसे चिली हो गया, उसकी जो GDP ग्रोथ है वो 7 से 8% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो गई, रिफॉर्म हुआ। वहीं पे पोलैंड हो गया, रैपिड पोस्ट कम्युनिस्ट रिस्ट्रक्शन। और अब देखो फेलियर की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी, अर्जेंटीना 2001 डेब्ट क्राइसिस में चला गया, अनएम्प्लॉयमेंट स्पाइक हो गया इन्हीं की वजह से। उसी तरह के वो रूल्स रेगुलेशन अभी भी फॉलो कर रहा था जो 10 पॉइंट दिए थे, ठीक है, वॉशिंगटन कंसेंसन ने। वहीं पे एशिया की अगर बात करें तो 1997 में, चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो, यहाँ पे क्या हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई थी। तो यहाँ पे जो ये कंट्रीज थी इनको ध्यान में रखने की जरूरत थी कि वो आया था 1978 में और यहाँ पे बात हो रही है 1997 में। तो तब से लेके 1997 तक तब भी वो 10 पॉइंट उतने ज्यादा रिलीवेंट नहीं थे। तो यही बात आज शशि थरूर भी कह रहे हैं कि नहीं भाई अब इतना रिलीवेंट ये है ही नहीं। नाउ नेक्स्ट, अब देखो अफगानिस्तान की बात करेंगे तो अफगानिस्तान की तो हालत बड़ी खराब है आज भी। अफगानिस्तान 2021 में US चला जाता है अफगानिस्तान को छोड़ करके, और यहाँ पे बहुत सारे जो वेपन है उनको छोड़ जाता है, और यहीं से शुरुआत होती है तालिबानियों की। अब तालिबानियों की यहाँ पे गवर्नमेंट है, तालिबानी अब अफगानिस्तान में रूल्स और रेगुलेशन बना रहे हैं। इसी की वजह से अब क्या हो रहा है, एड डिपेंडेंट रिफॉर्म्स फेल्ड हो रहे हैं, GDP 30% डाउन हो गई, और यहाँ पे जो 90% पॉपुलेशन है ह्यूमैनिटेरियन रिस्क पे जी रही है। ये किसकी रिपोर्ट है, ये UN की रिपोर्ट है। भारत भी अफगानिस्तान को एड प्रोवाइड कराता रहता है, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान के जो रिलेशन है वो भी अच्छे हैं, इसीलिए तो कहा जाता है कि किसी भी तरह से यहाँ पे अगर सेंट्रल एशिया में कुछ होता है तो भारत के लिए दिक्कत हो जाएगी। अब देखो अब हम इंडिया की बात करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना कि शशि थरूर ने बोला है, शशि थरूर जब कहते हैं तो कुछ अच्छा ही कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंडिया प्री 1991 सिनेरियो, 1990 के पहले तो क्लोज्ड इकोनॉमी थी, अभी मैंने बताया। अब 1991 के बाद होता क्या, लाइसेंस राज आता है, ठीक है, हाई गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, GDP ग्रोथ हमारी 3.5% से हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अब पॉवर्टी जो होती है हमारी इस टाइम वो कितनी होती है, हमारी होती है 45% बिलो पॉवर्टी लाइन। इंपोर्ट है रिस्ट्रिक्टेड होगा, पब्लिक सेक्टर डोमिनेट कर रहा था, यहाँ पे इंपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड था। और वहीं पे क्या, जो BOP क्राइसिस है, फॉरेन रिजर्व है, $1 बिलियन था, ठीक है। तो यहाँ पे भारत अभी क्राइसिस में चल रहा था। अब देखो 1991 में भारत ने क्या किया, खुद को रिफॉर्म किया कि एक काम करते हैं, इकोनॉमी वैसे ही हम डूब ही रहे हैं, इकोनॉमी डाउन जा ही रही है, क्या करते हैं कि जो ये वॉशिंगटन कंसेंसन का ये अगर पॉइंट अगर इनके 2-4 भी हमने एक्सेप्ट कर लिए तो हो सकता है हमारी इकोनॉमी डाउन हो जाए, तो इस हमारी इकोनॉमी बेटर हो जाए। तो इसलिए 1991 में हमारे रिफॉर्म किए गए। और उस टाइम की अगर हम बात करें तो इसको बोला जाता है PM PV नरसिम्हा राव
और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह मॉडल, और इसको बोलते हैं नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह मॉडल। ठीक है, इसको 1991 एकदम याद रखना कि इसके पहले हमारी जो इकोनॉमी थी वो हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी। आफ्टर 1991 रिफॉर्म, यहाँ पे नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह दो लोग थे। इनका नाम एकदम याद रखना, मगअप करना कि इकोनॉमी से इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और यहीं से 1991 के बाद हमारी जो इकोनॉमी है यहाँ से इसमें चेंज होने का जो दौर है वो दिखाई देता है। यहीं से हमारी इकोनॉमी अब थोड़ा सा ग्रो करती है। ठीक है, तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। अब देखो यहाँ पे वॉशिंगटन जो कंसेंसस प्रिंसिपल है और इंडियन इंप्लीमेंटेशन है, क्या था? ट्रेड लिबरलाइजेशन, जो 10 पॉइंट्स थे उसमें दिया गया था। अब हमने यहाँ पे क्या किया? हमने इंप्लीमेंट किया कि टैरिफ रिडक्शन किया। जो हम टैरिफ एक्स्ट्रा लगाते थे तो उस पर हमने रिडक्शन किया। एक्सपोर्ट प्रमोशन किया, पहले हमारी क्लोज थी, हमको भेजते ही नहीं थे। हमने अब क्या किया? जो एक्सपोर्ट था वो अब हमने प्रमोशन किया। वहीं पे प्राइवेटाइजेशन, इन्होंने प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो हमने क्या किया? पीएसयू जो हमारे थे, डिस इन्वेस्टमेंट की बात करी। और यहाँ पे डीरेगुलेशन, हमने यहाँ पे लाइसेंस राज एबोलिश कर दिए, खत्म कर दिए। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट